गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। 3.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम देखते हैं 3.3 में क्या है। पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि, ये सारा विधि हमने पढ़ लिया है और सारे विधि से हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो हमने सीख लिया है। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन बतला रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से रिवीजन के तौर पर। तो चलिए हम पहला का क्वेश्चन चौथा रखते हैं। दशमलव में है तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा हल करना कठिन भी हो जाएगा, इसीलिए मैं पहला का चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए सुविधा थोड़ा सा हो जाए। चलिए हम पहला जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। आप इसको ऐसे हल कर लें, इसको इधर ले आते हैं। 0.2x प्लस 0.3y माइनस 1.3 इज इक्वल टू 0। या इसको अगर हम इधर भी रखें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करें इधर ही रहने। हम क्या करते हैं, इसको हम देखिए दशमलव के बाद जब एक अंक रहे, दशमलव के बाद एक अंक, या दोनों तरफ हम सीधे समझ लीजिए, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना दोनों तरफ पर ये एक टर्म हो गया। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 10 गुना 1.3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 10 से इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस, और 10 से अगर हम 0.3 को गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 3y, और 10 से 1.3 को गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 13। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा समीकरण जो क्वेश्चन में कह रहा है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम इसको भी क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर लें। दशमलव को हटाने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर हम दोनों तरफ अब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात, 10 से अगर हम गुना करें 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 10 गुना 2.3। अब हम यहाँ देखते हैं 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4x, 10 से 0.5 को गुना करेंगे वो हो जाएगा 5y, अब 10 से 2.3 को गुना करेंगे वो हो जाएगा 23। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के क्रम में हम बताए थे हम समीकरण 1 को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, समीकरण 2 को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया है कि इधर एक ही चर को रखना है, या x या y। चलिए हम x को ही रखते हैं। 13 माइनस 3y या x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा 2। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसको हम समीकरण 3 मान करके अब हम आगे हल करते हैं। तो देखिए अब x बराबर जब इतना आया तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि का वीडियो पीछे जो हम अपलोड किए उसको आप देख सकते हैं कैसे हल किया। तो बस वैसे ही हम यहाँ भी हल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि ही स्पेशल रूप से बताए हैं, आप वो निकाल करके देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, सीधा सीधी ऐसे भी हम बोल सकते हैं।
रखने पर तब देखिए क्या हो रहा है। समीकरण 2 को हम देखते हैं, यहाँ है समीकरण 2, 4x है और x का मान कितना है, x बराबर इतना है। इसका मतलब ये होगा कि 4 गुना x, इसका मतलब 4 गुना इतना, x के जगह पर इतना मान आएगा। हम यहाँ लिखेंगे 4 गुना 13 माइनस 3y बटा 2, ये हो गया कितना, प्लस, तो प्लस और क्या है 5y बराबर कितना है 23। अब इसको आगे हम करते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, या अब प्लस 5y माइनस 6y हो जाएगा यहाँ 26 माइनस y बराबर 23, या माइनस y बराबर 23 माइनस 26 माइनस y बराबर माइनस 3, दोनों तरफ से हम माइनस को ही उड़ा देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर 3 हुआ। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में जहाँ पर y है वहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 3 में हम y के मान को रख रहे थे, जहां पर y है वहीं पर रखेंगे। तो x बराबर है 13 माइनस 3 गुना y, 3 गुना y, तो 3 गुना y और y का मान है 3 बट्टा में है 2, तो 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2, तो 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4 बटा 2 बराबर 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि y का मान आया 3, x का मान आया 2, यही तो हमारा आंसर हो गया, यानी y बराबर 3 x बराबर 2, यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसा ही बतलाया था और आज भी मैंने ऐसा ही बतलाया। अब हम प्रश्न 1 में 6 क्वेश्चन है, अब 6 क्वेश्चन को बस ऐसे ही आप बना लेंगे। मैं आगे अब चल रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में बनता रहा हूँ। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसमें कह रहा है कि हल कीजिए, ये जो दो समीकरण दिया है इसको हल कीजिए। तो हल करने का मतलब है कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, इसको ज्ञात करना। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे, ढेर सारा विधि हमने पढ़ा है, हम उसके जरिए इसको हल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, m का मान ज्ञात कीजिए। m तो यहाँ पर है नहीं, हम इसको हल करेंगे, x निकलेगा और y निकलेगा। तो m का मान कहाँ से, तो m के लिए एक समीकरण दिया है कि y बराबर mx प्लस 3, इसमें ज्ञात करना है y का मान। तो यहाँ से देखिए, इसके जरिए, ये दोनों समीकरण के जरिए हमको x और y का मान निकल जाएगा। अब x और y का जब मान निकल गया तो इस समीकरण में y के मान को यहाँ और x के मान को यहाँ जब रख देंगे, फिर इसको जब हल करेंगे तो m का मान तो अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ से पहला जो काम होगा हमारा वो x और y का मान निकालना, उसके बाद उस x और y के मान को इसमें स्थापित करके m का मान ज्ञात करें। चलिए इसके जरिए आप इसको हल कर लेंगे और x और y का मान। तो हमने हल करने का बहुत सारा तरीका बताया है, इसलिए मैं इसे हल नहीं करूँगा, आप किसी भी विधि से हल कर लें। बस मैं तरीका बतला रहा हूँ कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो मान लीजिए कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, ये इसका
करेक्ट आंसर नहीं है, मैं सिर्फ मानने के लिए बोला हूँ। आप इसको हल कर लेंगे, उसके बाद जो भी मान आए, x का मान मान लीजिए कि 2 आया और y का मान 3, तो m का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर दिया है कि y बराबर m x प्लस 3। तो देखिए, तो y की जगह पर हम y का मान रख दें 3m, तो इसका तो मान ही निकालना है x का मान रखेंगे 2 प्लस 3। अब देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3। अब 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2m, या 0 इज इक्वल टू 2m, या m इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप किसी भी विधि से x और y निकाल लें, उसे इस समीकरण में रख दें, m का मान जो भी निकल जाए वो आंसर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ मान करके रखे हैं, आपका आंसर जो यहाँ से आएगा उसको इसमें रखना है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी बन जाएगा। चलिए हम तीसरा हिसाब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, तो तीसरा का हम पहला देखते हैं। तीसरा का पहला में क्या कह रहा है? कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, आप इसको एक चर पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब है कि आपको दो चर राशि लेकर के ही इसे हल करना है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं, माना चूंकि कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, इसका मतलब है कि एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, हम उसी के आधार पर हम संख्या भी मानेंगे। तो माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। तो प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो है 26। अंतर मतलब घटाव, तो दो संख्या का घटाव है 26। तो दो संख्या घटाव, तो घटाते हैं हम कब? घटाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, और कहता है घटाव जो होता है वो 26 आता है। ये रहा 26, ये दोनों का घटाव 26। ये बन गया समीकरण 1। अब आगे क्या करना है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब ऐसा तुलना की बात करें दो संख्याओं के बीच, एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, एक संख्या दूसरी की आधी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? देखिए पुनः प्रश्न से, ऐसी स्थिति में जो दो संख्या है उसको पहले बराबर कर लीजिए। अब सोचिए क्या कर रहा है? तो अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे बगल में मेरा एक मित्र खड़ा है, तो हम ये कहें कि मेरे मित्र के पास जितना रुपया उससे 3 गुना मेरे पास है। उसके पास अगर 100 रुपया है तो मेरे पास 300 हो जाएगा। यानी जो उसके पास है उसको हम 3 से गुना कर देंगे, तो जितना होगा वो उतना मेरे पास है, तो उसके रुपया जितना है उसको हम 3 से गुना करेंगे तो मेरे बराबर होगा। तो बड़ा कौन हुआ? मतलब ज़्यादा रुपया मेरे पास है। उसके पास 100 रुपया है, उसको 3 से गुना करेंगे उतना मेरे पास है, तो ज़्यादा उनके पास 100 हो गया, मेरे पास 300, मेरे पास ज़्यादा है, मैं बड़ा हूँ वो छोटा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बड़ी संख्या है x, छोटी संख्या y। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 3 गुना है। हम इसको 3 गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। छोटा को 3 गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। अब हो गया दोनों बराबर। अब इससे क्या समीकरण बनेगा? x - 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। तो जो ही हमारा समीकरण बन गया, हिसाब तो हो गया सॉल्व। क्यों? क्योंकि दो समीकरण यहाँ पर बन गया है, और ये दोनों समीकरण के जरिए हमें प्राप्त क्या करना है? बड़ी संख्या प्राप्त करना है, छोटी संख्या प्राप्त x और y ज्ञात करना, और ये दोनों को हल करेंगे तभी तो x y निकलेगा ना। और इसको हल करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो तीनों में से कोई विधि भी आप बना सकते हैं। ग्राफीय विधि भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप के हिसाब में ग्राफीय विधि फिर से बनाना तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और वो इस टाइप के क्वेश्चन में ग्राफीय विधि शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए आप 3 विधि यानी विलोपन विधि,
प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, तीनों में से किसी भी एक विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हो गया, आगे आप हल कर सकते हैं। अब तीसरा का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का जोड़ 180 हो, संपूरक कह रहा है, जब दो कोणों का योग 180 तो उसे संपूरक, और जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कहते हैं। तो संपूरक है तो हम 180 को देखेंगे, तो जब दो कोणों का योग 180 हो, लेकिन यहाँ पर ठीक है दो कोण तो हम मान लेंगे, एक एक्स और एक वाई, दो चर वाला है तो दो चर तो मानना ही पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर बात है बड़ा और छोटा की बात है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा और छोटा, तो फिर हमको बड़ा और छोटा के आधार पर मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे माना बड़ा कोण, या ऐसे हम लिख लेंगे कि बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण x तथा छोटा संपूरक कोण बराबर y। तो संपूरक कोण मतलब जब दो कोणों का जोड़ 180, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि वो प्रश्न संपूरक कह दिया है। समीकरण 1 हमारा बन गया यहीं पर। उसके बाद दोनों में क्या संबंध दर्शा है? कहता है कि एक जो है दूसरा से 18 अधिक है, तभी हम तुरंत बताए हैं कि एक कोण दूसरा से अधिक हो, एक कोण दूसरा से छोटा हो, एक कोण दूसरा से 3 गुना बड़ा हो, 4 गुना छोटा हो। ऐसे स्थिति में हम दोनों को पहले बराबर करते हैं। अब दोनों में तुलना करेंगे कि कोण किससे कितना बड़ा है, लेकिन हम बराबर का चिन्ह दिए, इसका मतलब बराबर होना चाहिए। अब ये कुछ ज्यादा होगा तो इसमें उतना मिलाएंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। हमको क्या करना है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये x तो बड़ा कोण है और ये समझ ये 18 अधिक है, ये 18 कम है, तो दोनों बराबर कैसे होगा? तो हम इधर 18 जोड़ देंगे, अब दोनों बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, x - y बराबर 18। समीकरण बन गया। तीनों विधि में से किसी भी विधि से हम इसको हल कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, यानी संपूरक कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। बस समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है, हल करना हम सीख चुके हैं, आराम से उसे हम हल कर लेंगे। तो मैं इतना ही तक समीकरण बस निकाल करके क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, बस आपको हल करना है, आगे आप लोग हल कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा का तीसरा कहता एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दो वस्तु के खरीदने की बात हो तो सबसे पहले हम एक वस्तु का मूल्य और दूसरे वस्तु का मूल्य मान लेते हैं। यहाँ पर बात है बल्ला की और गेंद की, तो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है और टोटल 3800 रुपया दिया जाता है। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि एक बल्ला का कीमत कितना है और एक गेंद की कीमत कितना है, तो हमें वो पहले मानना होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कहता है 7 बल्ला और 6 गेंद। 7 बल्ला तो एक बल्ला की कीमत x, तो 7 बल्ला की कीमत कितना, तो 7 को x से गुना करेंगे 7x, ये हो गया 7x बल्ले की कीमत। अब कहना 6 गेंद भी तो खरीद रहा है ना, तो एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद की कीमत कितना 6y, और दोनों मिलाकर की कीमत अदा किया जा रहा है। तो दोनों मिलाकर, मिलाना मतलब जो 6y बराबर 3800 रुपया दिया जा रहा है। बन गया पहला
समीकरण। फिर हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से हम देखते हैं तो इसमें करा कि अब 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा जा रहा है। 3 बल्ला 5 गेंद हम देख रहे हैं। 3 बल्ला, एक बल्ला की कीमत x, तो 3 बल्ला की कीमत 3x, एक बल्ला की कीमत y, एक गेंद की कीमत y, तो 5 गेंद की कीमत 5y। टोटल रुपया कितना दिया जा रहा है? तो टोटल रुपया है 1750। 1750 ये समीकरण भी बन गया। अब ये समीकरण बन गया, फिर 3 विधि है हमारे पास, तीनों विधि में से किसी से भी इसको हम हल कर लेंगे बस। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या करा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा है, फिक्स्ड किराया है, एक चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक तो है फिक्स और दूसरा है कि चली गई दूरी, यानी हम कितना किलोमीटर जा रहे हैं उस किलोमीटर के अनुसार हमको किराया देना है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। फिक्स का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमको ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना है और यहाँ से 1 2 3 4 किलोमीटर हमको जाना है। फिक्स है कि जिस गाड़ी पर हम चढ़ेंगे उसमें एक फिक्स है कि आपको 10 रुपया पहले जमा करना हो, ये फिक्स है 10 रुपया। उसका तो प्रति किलोमीटर के अनुसार, तो प्रति किलोमीटर के अनुसार हम जैसे मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर के अनुसार 2 रुपया, 1 किलोमीटर 2 रुपया, 2 किलोमीटर फिर 2 रुपया, इस 1 किलोमीटर जाएंगे 2 रुपया, 2 यानी 2 चौके 8 रुपया। ये तो फिक्स है। फिक्स अब प्लस प्रति किलोमीटर के अनुसार जो किराया है वो, तो टोटल रुपया हो जाएगा 18, यानी 18 रुपया में हम 4 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यानी एक किराया जो है वो फिक्स है कि पहले हम वो जैसे 10 रुपया हम फिक्स कर दिए कि 10 रुपया फिक्स है और उसका जितना किलोमीटर जाइएगा उतना 2 रुपया दीजिएगा। ये है, तो जितना किलोमीटर जाएंगे वो तो हमें देना ही है, और जो फिक्स है वो भी तो हम उसी को दे रहे हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज हो गया, एक जो फिक्स है नियत, और दूसरा प्रति किलोमीटर पर कितना लिया जा रहा है। तो 2 किराया है। हम मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर, तो नियत किराया बराबर x रुपया, और प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का किराया बराबर y रुपया, प्रति किलोमीटर का y रुपया। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, तो कहता है 10 किलोमीटर के लिए। तो पहले अब देखिए, ये तो फिक्स है, गाड़ी पर हम बैठेंगे उतना रुपया फिक्स है, उतना देना पड़ेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे 1 किलोमीटर में y रुपया, तो जो फिक्स है उसको तो फिक्स से कर दिए, बस इतना रुपया देना है। अब 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और यही दोनों मिला करके कहता है 105 रुपया बनता है, 105 रुपया देना पड़ता है। तो हो गया समीकरण ए। पुनः प्रश्न से, हम पुनः प्रश्न से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब करा कि 15 किलोमीटर जाता है। बात फिर वही है कि गाड़ी में हम बैठेंगे इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, ये जमा कर दिए, ठीक है, ये इतना रुपया हम दे दिए। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग से रुपया, 1 किलोमीटर के लिए y, तो 15 किलोमीटर को जाना है तो 15 y जमा करना पड़ेगा। और ये कितना रुपया दिया जाता है, ये दिया जाता है 155। तो कहता है कि अगर हम 25 किलोमीटर जाएंगे तब कितना किराया देंगे। तो 25 किलोमीटर जाएंगे तो 25 किलोमीटर का कितना किराया होगा, 25 किलोमीटर का किराया हो जाएगा, वो x है तो फिक्स है। अब 25 किलोमीटर जाएंगे तो 25y, इतना रुपया देना पड़ेगा। तो क्या होगा, अंक में हमें पूछ रहा है, समीकरण में नहीं, अंक में कितना होगा। इसके लिए x पता होना चाहिए, यानी कितना नियत है वो पता होना चाहिए, और y पता होना चाहिए, यानी प्रति किलोमीटर का। ये कहाँ से पता चलेगा, 2 समीकरण तो आ गया, और हम 2 समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे और इसके मान को इसमें रख देंगे, तो 25 किलोमीटर का किराया हमें निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। अब
तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब भिन्न की बात यहाँ पर है, तो भिन्न किसे कहते हैं? सीधे समझ लीजिए, जो बट्टा में है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 7/3, यही है भिन्न। तो भिन्न में 2 राशि होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। बट्टा से ऊपर वाले राशि को बोलते हैं अंश और बट्टा के नीचे वाले राशि को बोलते हैं हर। 2 चीजें होती है, अंश और हर। तो यहाँ पर देखिए, तो भिन्न कब बनेगा? जब अंश और हर हो। बगैर अंश और हर के तो भिन्न बनेगा नहीं। यहाँ पर अब देखिए, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। तो भिन्न कितना है? भिन्न अंश कितना है, हर कितना है, भिन्न क्या है, ये तो है ही पता नहीं, हम किस में जोड़ें? यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। तो माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो अंश और हर जब 2 चीज है तो भिन्न क्या होगा? इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न हम जानते हैं, अंश ऊपर होता है बट्टा के और हर नीचे होता है। हो तो गया x/y, भिन्न निकल गया। अब प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। तो कहता है वो 9/11 हो जाता है। इसका मतलब ये 9/11 के बराबर हो जाता है। तो 9/11। अब हम इसको तिरछा गुना करेंगे। समीकरण में आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तिरछा गुना किया जाता है। इसको तिरछा गुना करते हैं। x+2 9y+2, तो क्या हो जाएगा? 11x + 11 × 22, 9y + 9 दूनी 18, या 11x - 9y = 18 - 22, या 11x - 9y = -4। समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1। अब एक समीकरण और बन जाए, हमारा x और y निकल जाएगा, अंश निकल जाएगा, हर निकल जाएगा, तो भिन्न भी निकल जाएगा। भिन्न ही तो पूछ रहा है, भिन्न कितना होगा? तो भिन्न कितना होगा? x और y निकलने के बाद बताएंगे कि भिन्न कितना होगा। तो पहले तो x और y हमें चाहिए। चलिए पुनः प्रश्न से हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है। पुनः प्रश्न से क्या कहता है? अब कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर अगर दोनों में हम 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाता है। चलिए अब अंश में हम 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो 5/6। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही है ना, ऐसा ही तिरछा गुना करेंगे तो समीकरण जैसे 1 बना, ये समीकरण 2 बनेगा। कैसे? तो ऐसे 6 से गुना करेंगे x + 3 = 5 से गुना करेंगे y + 3, 6x + 6 = 18, 5y 5 = 15, 6x - 5y = 15 - 18, या 6x - 5y = 15 में से 18 जाएगा -3। समीकरण 2, समीकरण 1 भी बन गया, समीकरण 2 भी बन गया। इसको हल करेंगे, x और y निकलेगा, x और y निकलेगा, भिन्न प्राप्त हो गया, बात खत्म। तो इसको आप ऐसे बना लेंगे। और अंश और हर से संबंधित जब क्वेश्चन हो, ये 3 चीज हमेशा आपको मानना पड़ेगा। उसका जैसा कह रहा है वैसा काम करते जाइए, हिसाब बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का छठा। तीसरा का छठा क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अभी कितना उम्र है? 20 साल। 5 वर्ष के बाद कितना होगा? 20 अभी है तो 5 साल के बाद 25 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें अंक तो दिया नहीं है, तो अंक नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया उसी को तो माना जाता है। तो जब ये उम्र वाला क्वेश्चन हो, 2 व्यक्ति के बीच की तुलना हो, तो हमें सबसे पहले वर्तमान उम्र मान लिया जाता है कि वर्तमान उम्र कितना है। चलिए अब हम मान लेते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक है जैकब और दूसरा है उसका पुत्र। हम लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर
वाई वर्ष। दो व्यक्ति की उम्र हमें यहाँ ये मान लिए है। अब क्या करना है, 5 वर्ष के बाद की बात है, 5 वर्ष के बाद की बात है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी होगी, जैकब की उम्र हो जाएगी x + 5। अभी x है तो 5 साल के बाद x + 5 होगा, जुड़ जाएगा 5। और पुत्र की उम्र तो 5 साल के बाद, अभी जो भी लोग धरती पर हैं तो जितना उम्र हो रहा है तो 5 साल के बाद सबका उम्र बढ़ेगा, कोई एक व्यक्ति का थोड़े बढ़ेगा। तो अब उसका जब पुत्र है तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, तो पुत्र का तो उम्र y है तो 5 साल के बाद हो जाएगा y + 5 वर्ष। अब क्या कर रहा है प्रश्न में ये 5 वर्ष के बाद की जो बात है उसमें क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर बताए थे जब दो राशि की तुलना हो तो वहाँ पर हम पहले दोनों को बराबर कर लेते हैं। एक है x + 5, दूसरा है y + 5। क्या कह रहा है, ये पिता है ये पुत्र है। अब ये कह रहा है कि ये इसका 3 गुना है, अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो जिसका 3 गुना उसी को 3 से गुना कर दिया जाए। अब हो जाएगा क्या, x + 5 = 3y प्लस 3 से 5 गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, या x - 3y चर को एक तरफ लाएंगे, 15 - 5, या x - 3y = 10। पहला समीकरण कंप्लीट। अब अगला क्या करना है, आगे अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, तो हम पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब की आयु कितनी थी 5 वर्ष पूर्व, जैकब की उम्र, तो अभी मान लीजिए हमारी उम्र 30 है, तो 5 वर्ष पहले कितना थे, 25 थे, पहले की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर घट जाएगा। अब वर्तमान में है x, 5 साल पहले कितना, 5 साल पहले x - 5 वर्ष, तो उसका जो पुत्र अभी है उसका भी तो घटेगा। पुत्र की उम्र y - 5 वर्ष। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इस स्थिति में जो प्रश्न में कहा जा रहा है तो वो कहा जा रहा है कि ये जो पिता है इसका उम्र इसके उम्र का 7 गुना था, इसके 7 गुना था, तो बस 7 से गुना बराबर 7y और -7 = 35, तो x - 7y ये इधर आ जाएगा बराबर -35 और ये इधर आएगा, तो x - 7y = 5 माइनस है 35, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -30। समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। तीनों विधि में से किसी भी विधि से हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। x क्या हो जाएगा, जैकब की वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगी, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र जो y निकलेगा वो हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हो गया समाप्त। मैंने समीकरण पर ले जाकर के प्रत्येक क्वेश्चन को छोड़ा था, आप उसे किसी भी विधि से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अगले दिन। धन्यवाद।